हाय दोस्तों, मैं हूं राजपाल। कैसे हैं आप लोग? तुषार रमन, नमस्कार नमस्कार। जावेद जयदेव जी, नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़ के। निकित मेहता, नमस्ते सर। तन्मय साहेब दास, हाउ? आई एम वेरी फाइन। बस कोरोना चल रहा है। कोरोना में सब लोग स्वस्थ रहिए, सब लोग खूब व्यस्त भी रहिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रियंका, नमस्ते। अनुप्रिता, हाय हाय। हेमंत मिश्रा जी वॉचिंग, थैंक यू सो मच। नमस्ते सर जी। मनीष उपाध्याय, कल्पेश चौहान, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से। सब लोग जय हो जय हो। सभी लोगों को नमस्ते, सभी लोगों को धन्यवाद। और फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से मिलने का, बात करने का जो मौका मिल रहा है, और बहुत सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना के तांडव ने पूरे विश्व में तहलका मचाया हुआ है और सारे लोग जो हैं वो कोरोना से जो हैं जूझ रहे हैं। और बस यही कहना चाहूँगा कि किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छा हूँ। मुझे लगता है कि मैं बोलूँ या सबके सबके उत्तर दूँ। सब बहुत अच्छा हूँ। आई एम ऑल्सो मिसिंग यू। अभिषेक, नमस्ते, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हमें भी मैं आपको देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत खुशी है अगर आप हमें देख पा रहे हैं। और बस यही कहना चाहता हूँ कि चिंता मत करिए, कोरोना रूपी तांडव समाप्त होने दीजिए। 7 फिल्में फ्लोर पे हैं और किसी का 7 दिन का काम बाकी है, किसी का 4 दिन का काम बाकी है, कोई कंप्लीट हो गई है। सब ए ग्रेड फिल्में हैं। इस साल 2020 तो किसी के एजेंडे में नहीं था ये कोरोना, ना किसी सरकार के, ना किसी दरबार के, ना किसी दरकार के। लेकिन ये कोरोना ने तो ऐसा लगता है कि 2019 से सीधे स्काइप करके सीधे 2021 में एंट्री देने के लिए तैयार हो गया है। और पूरा देश जो है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग भी सब लोगों को अवेयर करिए कि अब कोरोना ऐसा है कि कोरोना में अब हम लोगों को कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। कोरोना रूपी जो बीमारी है, ये ऐसी बीमारी है जिसमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं नेचर के अतिक्रमण के खिलाफ ये जिहाद है। अगर नेचर इससे कम से कम, जैसे बोलते हैं ना कि आफ्टर क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि अब जीवन शुरू होगा आफ्टर कोरोना और बिफोर कोरोना। कोरोना के साथ में बस यही सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नेचर के आगे कोई भी नहीं है। प्रकृति सबसे बड़ी है। पुरुष जो है वो प्रकृति के लिए है। आज देखिए, जंगल, नदियाँ सब साफ़ हो चुकी हैं। शेर, बाघ, चीते सब सड़कों पे बैठ के आराम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी परेशान चल रहा है। पूरे साल से तो मानव जाति परेशान चल रही है। तो प्लीज़ सब लोग एक तरीके से ये तो समझना ही पड़ेगा कि अब करना क्या है आगे। तो कम से कम इतना सीख जाएं कि कोई पावर नहीं होती, मानव की कोई हैसियत नहीं होती। मानव अगर कान में दर्द हो जाए तो भी वो अपने आप ठीक नहीं कर सकता। मैं फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के बीच में मैं बधाई देना चाहता हूं, सारे सफाईबाजों को, सारे कर्मियों को, सारी नर्स बहनों को, सारे डॉक्टर्स को, सारे पुलिस प्रशासन को, सारी 36 स्टेट की गवर्नमेंट को, केंद्र गवर्नमेंट को, सब लोग जो हैं अपने अपने तरीके से कोरोना से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं।
थैंक यू सो मच हिरेन। थैंक यू डॉली जी। हेलो डॉली जी। यू टेक केयर टू। दीपेश पांडे, हंगामा 2 की शूटिंग कितनी बची है? भाई हंगामा 14 अगस्त को हंगामा ही होने वाला था, रिलीज़ ही हो रही थी, लेकिन अब कोरोना की वजह से जो है वो अभी रुकी है। लेकिन कोई नहीं, अभी कोरोना रूपी जो ये एक बदसूरत फिल्म आ गई है पूरे संसार में, जिसकी वजह से सभी सब कुछ रुक गया है। और मैं इस कोरोना की चपेट में आए हुए लोग, जो भी लोग हैं इससे संक्रमित हैं, बस उनके लिए यही दुआ करता हूं कि आप लोग जो हैं धीरज रखें और साहस रखें और हिम्मत रखें। 100% कोरोना से हम लोग बाहर निकल के आएंगे। और नमस्कार ऋषिकेश, नमस्कार। थैंक यू सो मच पवार साहब। थैंक यू आशीष जी। थैंक यू कदम साहब। हमारी थिएटर की जर्नी, मैं जब थिएटर की जर्नी बताऊं आपको, तो कक्षा 3 में था, तब से ही कुछ ना कुछ स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेता रहता था। और कक्षा 8 के बाद काफ़ी सीरियस हो गया था अभिनय के प्रति। और जब 9th और 10th अपने गांव से शाहजहांपुर पढ़ने गया, तो शाहजहांपुर में कोरोनेशन आर्ट थिएटर हमने ज्वाइन किया। उसमें हमने एज एमेच्योर आर्टिस्ट काम किया। और जब ग्रेजुएशन शाहजहांपुर से करने के बाद में फिर हमें भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ में जो है 2 साल कंप्रेहेंसिव कोर्स करने का मौका मिला। उसके बाद NSD हमने, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली, वहाँ हमने ट्रेनिंग की। उसके बाद में जो है फिर हम मुंबई पहुँचे। और थिएटर में आज भी कर रहा हूँ, एक प्ले तैयार कर रहा हूँ जिसका नाम है, बहुत दिनों से हमने कभी सोलो प्ले नहीं किया था। बहुत सारे प्लेस करने का, लगभग 100-200 कैरेक्टर करने का मौका मिला प्लेस में, लेकिन एक सोलो प्ले करना चाहता था। तो आजकल एक कोरोना काल में एक प्ले तैयार कर रहा हूँ जिसका नाम है रावण। तो एक कलाकार की कहानी है, अब देखते हैं वो कैसा लगता है आप लोगों को। लेकिन थैंक यू सो मच, आप ढोल वॉच कर रहे हैं, थैंक यू सो मच हिमाली पारिक, थैंक यू। शुभम आर्या, देखिए NSD के बारे में शुभम सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि NSD एक ऐसा मंच है जिस पे आप 3 साल अपने आप को बहुत जो है पॉलिश कर सकते हैं, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस पा सकते हैं। कोई भी देखिए, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, कोई एवरी डे इज़ बिगिनिंग डे, एवरी डे इज़ लर्निंग डे। आपको कोई भी इंस्टीट्यूट कभी भी एक्टर नहीं बनाता है, आपके अंदर के एक्टर को पॉलिश करता है। इसलिए NSD जो है सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म है। और वहाँ से आप चाहे थिएटर करना, चाहे क्रिएटिविटी के संबंधित जो भी, चाहे आप डिज़ाइनिंग लें, चाहे आप एक्टिंग लें, कुछ भी लें, लेकिन 3 साल का जो कोर्स है वो बहुत कुछ सिखाता है। उसमें वेस्टर्न ड्रामा, इंडियन ड्रामा और बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आपको चाहे जो सांची, अजंता, एलोरा, जो सबसे अच्छा इसमें एस्थेटिक का एक सब्जेक्ट होता है। और एस्थेटिक के माध्यम से आप पुरातत्व विभाग से लेके और आज की जितनी भी आपके पास धरोहर हैं या दुनिया के पास धरोहर हैं, उन पे आप रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि कलाकार के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, उसको हर चीज़ में सीखना ही पड़ता है। बढ़िया हूँ जिग्नेश जी, बढ़िया हूँ। बिल्कुल आपको मनीष जी मिलेगा। और ये हमें भी बहुत अच्छा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से 2-3 साल से एक नाटक ढूंढ रहा था कि ऐसा नाटक जो कभी खेला ना गया हो, कि जिसका जो वर्जन नाटक जो है
उसकी स्क्रिप्ट मिले। तो एक निलय उपाध्याय जी हैं जिन्होंने रावण लिखा है, और वो जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि ये प्ले मुझे करना चाहिए और मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। इससे पहले भी जब NSD पास आउट होके गया तो फिल्मों में लगातार व्यस्त रहा, लेकिन उसके पैरेलल का एक आध प्ले हमेशा करता रहा। इधर इंडिया से बाहर जहाँ मौका मिला तो प्ले, क्योंकि देखिए अगर एक माँ जिसने मुझे जन्म दिया और एक माँ जिसने मुझे जीवन दिया, माँ और सिनेमा के बीच में एक है दाई माँ। दाई माँ यानी हमारा थिएटर। दाई माँ का काम किया है हमारी ज़िंदगी में थिएटर ने। इसलिए जितना माँ का रिस्पेक्ट होता है, जितना जन्मभूमि का रिस्पेक्ट होता है, उतना कर्म भूमि का रिस्पेक्ट होता है और उतना ही दाई भूमि का रिस्पेक्ट होता है। तो दाई भूमि को शाहजहाँपुर, लखनऊ और दिल्ली हम कह सकते हैं ये हमारी दाई भूमि है, जिन्होंने हमें थिएटर के कलाकार के रूप में खूब जो है हमें तराशा है और हमें खूब प्रैक्टिस करने का मौका मिला। जी, गोलमाल प्यार का आपने देखा होगा तो अच्छा है। लोहिया मुझे अच्छा लगा। मिलिंद बहुत मुश्किल है इतने सारे सबके जवाब दे पाना, लेकिन थैंक यू सो मच। मैं सभी को ही थैंक यू बोल रहा हूँ। और जस्ट आपसे मौका मिला है बात करने का तो एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी जो है ना, ये जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं, और रोता नहीं है तो ऐसा लगता है कि बच्चा ठीक नहीं है या बीमार है। जब आप इस संसार में आते हैं तो आपका बच्चा इसलिए रोता है कि उसको कहाँ ले आए। वो माँ की कोख में इतनी आराम से जीवन बिता रहा था और इतना अच्छे तरीके से वो रहता था, अचानक उसको ज़िंदगी में आना पड़ा। तो वो ज़िंदगी की पाठशाला में जैसे ही आता है तो उसको रोना चिल्लाना चालू हो जाता है। ज़िंदगी यही है कि आप रोते रोते पैदा हुए और आप शांति से ऊपर जाएंगे। तो जन्म के बाद और मरण से पहले ये जीवन का जो रंगमंच है, ये इसमें आप जितना भी आप ज़िंदगी में जितना भी स्ट्रगल करेंगे या जितना भी संघर्ष करेंगे, जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आप माहिर होंगे। जैसे बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। अगर आपके पास अभ्यास है तो आपके पास बहुत बड़ी ऊर्जा है। जो लोग अभ्यास नहीं करते, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक एक्टर के रूप में अगर आपने अभ्यास किया है तो आप अगर एक्टर अच्छे नहीं हैं तो भी आप अच्छे एक्टर हो जाएंगे। और एक्टर के लिए 24 घंटे में 36 घंटे का ऑब्जर्वेशन रहता है। 24 घंटे में 36 घंटे बोलते हैं कि आप होमवर्क आपका चालू रहता है। आप डांसिंग ज्वाइन करते हैं, आप डांसिंग में 4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, आप 2 स्टेप की प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आप बहुत अच्छे डांसर हो जाते हैं। आप एक्शन की ट्रेनिंग करते हैं, आप एक्शन मास्टर हो जाते हैं। आप कोई भी काम करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें, लेकिन एक अभिनेता की जो प्रैक्टिस होती है वो आँखों की पुतलियों के पीछे की होती है, क्योंकि अभिनेता के पास में कहने के लिए जो है मुंह होता है और सुनने के लिए कान होते हैं, देखने के लिए आंखें होती हैं। जिनकी आंखों में उनका अभिनय बोल रहा होता है, उनका चरित्र बोल रहा होता है, उनका इमोशन बोल रहा होता है, 100% वो प्रमोशन पाते हैं। तो ये कोई सिखा नहीं सकता। आप एक्टर के रूप में जितना अपने इंटरनल प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप अच्छे एक्टर कहे जाएंगे। बाकी टेक्निकल प्रैक्टिस से आप कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन इंटरनल प्रैक्टिस से आप सिर्फ एक्टर बन सकते हैं। और बाकी चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि जैसे क्रिकेटर होता है, एक क्रिकेटर है, आज उसने सेंचुरी मारी है जिस मैदान पे, सेम मैदान, सेम क्रीज, लेकिन अगर आप दूसरे दिन सवेरे सवेरे गए हैं तो पहली बॉल पे अगर आपने पहली बॉल ठीक से नहीं खेली तो आप आउट हो जाएंगे। तो इसलिए आप आउट होने से बचें
और लोग आपको आउट करेंगे। तो आउट और इन, आप इन, लोग आपको आउट करेंगे। अब आपको इन रहना है कि आउट रहना है, तो ये आपको डिसाइड करना है। मैं एज एन एक्टर राजपाल हमेशा बचपन से ही मुझे टॉप 11 में खेलने की आदत रही है और मुझे टॉप 11 में ही खेलना अच्छा लगता है। और टॉप 11 में अगर खेलने के लिए आपको किसी की सोर्स सिफारिश की ज़रूरत नहीं। आप अपने अंदर के कलाकार को पहचानिए, आप अपने अंदर के इंसान को पहचानिए, अपनी अच्छी नीति रखिए, अपनी अच्छी नीयत रखिए और जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हैं उसमें आप कूद पड़िए। तो 100% आपको जो है ऊपर वाला कहीं न कहीं से कोई अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि एक चिड़िया होती है जो पेड़ पे घोंसला बनाती है और ब्रांच से घोंसला उसका नीचे लटकता है। मैं हमेशा उसको लेके सरप्राइज़ ये होता हूँ कि ये चिड़िया जो है ये घोंसला पूरा बन गया, लेकिन ये पहला तिनका किसने रोका होगा इस पेड़ की टहनी पे, दूसरा तिनका कैसे रुका होगा। तो पहला तिनका और पहला कदम ये कहीं न कहीं आपके विचार, आप जिससे प्रेरित हुए हैं, आप वो कहीं न कहीं आपको, जिसने आपके आँख, कोई तो चित्रकार है जिसने आपकी आँख कान नाक बनाए हैं, तो 100% उस घोंसले से बिल्कुल अलग नहीं है आपका हुनर। आप अपने हुनर को पहचानिए और अपना एक तिनका रूपी पहला कदम उठा के शुरू कर दीजिए। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोग जो सोचते हैं वो लोग योजनाओं में बिलीव करते हैं। हम लोग योजनाओं में अगर पढ़ेंगे तो योजनाओं से हाईवे भी बनते हैं, योजनाओं से सड़कें भी बनती हैं, दूसरे साल टूट जाती हैं। लेकिन अगर प्रेरणा रूपी, अगर आपके कोई करने की इच्छा है तो आप अपना 100% पगडंडी पे बिलीव कीजिए। और पगडंडी हमेशा जहाँ रास्ता नहीं होता है वहीं बनाई जाती है, क्योंकि आप किसी के रास्ते पे चलेंगे तो आपका रास्ता वो नहीं होगा, वो किसी दूसरे का रास्ता होगा। इसलिए सबसे पहले आप जो हैं सबसे पहले पगडंडी पे बिलीव करिए। जो पगडंडी के द्वारा, आपके हुनर के द्वारा, आपकी मेहनत के द्वारा, आपके द्वारा बनाई गई है, उसमें 100% ऊपर वाले कृपा तो ज़रूर है। लेकिन पानी की बारिश भी हो तो पगडंडी धुलती नहीं है। इसलिए पगडंडी पर बहुत ज़्यादा भरोसा, अपनी पगडंडी सब लोग डिज़ाइन करिए और जीवन बहुत ब्यूटीफुल है। और ये बात आप सोचेंगे कि इतनी परेशानियां हैं, तो आप चाहे 1 रुपए के आदमी हो, चाहे 10 रुपए के आदमी हो, चाहे 1000, चाहे 1 करोड़, चाहे 10 करोड़, चाहे 10,000 करोड़, परेशानियां किसी के पास कम नहीं हैं। जो जिस स्टेज पे है वो अपने तरीके से, जब तक वो जिंदा है तब तक वो जीवन की जटिलताओं से जूझ रहा है, और जब तक जीवन की जटिलताओं से जूझ रहा है तब तक समझिए वो रहा है। अगर जीवन की जटिलताओं से आप डर के कहीं एक किनारे बैठ जाएंगे तो जीवन की क्रीज पे अच्छे खेलना तो दूर, आपको स्टेडियम में बैठना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, कॉमेडी के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। कॉमेडी के लिए आपकी टाइम, जैसे जैसे बैट और बॉल की टाइमिंग जो होती है, एक बॉलर बॉल फेंकता है और बैट्समैन उसको बैट से उसको एक शिफ्ट करता है, और बॉल और बैट की टाइमिंग ठीक है तो 100% चौका जाएगा या छक्का जाएगा, और बॉल और बैट की टाइमिंग रॉन्ग है तो 0 मिलेगा। आपको 0, आप तैयार कि 0 भी मिलने के लिए आप 0 मत करिए, क्योंकि जब आप 0 को पसंद करेंगे 100% हीरो की उपाधि में जाए। अब अगर 0 नहीं आप पसंद करते हैं, आपको सिर्फ हीरो बनना है, तो माफ़ करना बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, क्योंकि एवरी डे इज़ लर्निंग डे, एवरी डे इज़ बिगिनिंग डे। आपकी पाठशाला में कोई दूसरा टीचर नहीं है, आपकी अपने अंदर के विचार हैं। और आप हमेशा सुबह सुबह उठिए कि
आओ करके सीखें। एनएसडी की लाइफ बहुत अच्छी थी। एनएसडी में था और बिल्कुल सुबह उठना, सुबह क्लास करना, उसके बाद सैद्धांतिक जो है जिसमें वेस्टर्न ड्रामा, इंडियन ड्रामा आता है, एस्थेटिक आता है, उसकी पढ़ाई, और दोपहर प्रैक्टिकल, क्योंकि अभिनेता को प्रैक्टिकल करने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है, कभी सीन वर्क कभी। तो आप ये समझ लीजिए एनएसडी की पढ़ाई, ये कोर्स बहुत ज़्यादा है। तो सुबह 7 बजे से आपकी दिनचर्या शुरू होती है और रात के 3 बजे से पहले आपकी दिनचर्या ख़त्म नहीं होती है। तो क्योंकि ये पढ़ाई का पीरियड होता है, बहुत प्रेशर होता है, और प्रेशर का अगर वो आगे बढ़ जाता है, प्रेशर का एंजॉय जो नीचे चला जाता है। रही बात डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन की, देखिए फ्रस्ट्रेशन तो रखना ही चाहिए सबको। फ्रस्ट्रेशन वो व्याकुलता है जिसमें आपको कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है, लेकिन अगर आपके अंदर ऐसी चीज़ है कि नेगेटिविटी आ रही है, फ्रस्ट्रेशन में हमेशा पॉजिटिविटी आपका साथ देती है, और अगर नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई है तो आप 100% डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और जो काम करते हैं उसमें काम करने में मन नहीं आपका लगता है। मन लगाना है तो 100% फ्रस्ट्रेशन, व्याकुलता, लेकिन उसके साथ धैर्य ज़रूरी है। और हमारे राजपाल यादव के जीवन में बड़ा ध्यान है, और हमारी भी चरित्र के प्रति करने की या कोई भी मिशन पाने की प्रतीक्षा हमारी सबसे बड़ी प्रार्थना है। मैं धैर्य में बहुत विश्वास करता हूं और प्रतीक्षा में बहुत विश्वास करता हूं। सही समय का इंतजार करिए, बिल्कुल 100% जो आप सोच रहे हैं वो आपको मिले। और दोस्तों एक चीज़ बताएं, ये क्रिएटिव फील्ड है, हवा की फील्ड है। इसमें बोलते ना, सातों समंदर जहाँ पे समाप्त हो जाते हैं वहाँ से कला का उद्गम होता है, क्योंकि कला का उद्गम है कल्पनाओं में होता है, और कल्पना जो है वो चंद्रयान के आगे भी, चंद्रमा के आगे भी सोच सकती है। आप जीवन के अखाड़े में उतरें, किसी भी फील्ड में, चाहे क्रिकेट के फील्ड में उतरें, चाहे आप अभिनय के फील्ड में उतरें, चाहे उद्योग के फील्ड में उतरें, वॉटेवर, जितनी एक नहीं सौों विधाएं हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस, पीसीएस से लेके प्रशासनिक सेवाओं से लेके एविएशन तक, और इंजीनियरिंग से लेके टेक्निकल, आप बहुत सारी जो है लुभावनी जो है विभाग हैं, आप जिसको चाहें चुन सकते हैं। लेकिन जिस भी फील्ड में, जिस फील्ड आप उतरें, जीतने की तमन्ना तो सबकी होती है, लेकिन जीतने के साथ में हारने का डर सबके मन में जो रहता है, हारने से मत डरिए, हारने को प्यार करिए। जो आदमी जीवन के अखाड़े में हारा नहीं, वो कभी जीता भी नहीं। चाहे कोई पहलवान हो, जब प्रैक्टिस करता है, एक नहीं 50 बार वो कुश्ती, वो गिरता है, गिरते 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 अपने मास्टर को प्रैक्टिस करते करते, और एक दिन होता है वो कुश्ती के है देता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग डरते हैं वो एक्चुअली बहुत कमज़ोर होते हैं, और उनको सोचना चाहिए, जो लोग हार प्यार करते हैं वो जीत उनके बहुत करीब होती है। बोलते ना कि मैं हमेशा एक लाइन लोगों से शेयर करता हूँ, अपने अनुज छोटे भाइयों से, सबसे, कि अगर अपने माथे पर जीत का तिलक लगाना चाहते हो, अगर अपने माथे पर जीत का तिलक लगाना चाहते हो, तो अपने गले को हार के हार से सजा कर रखो। हार को ऊपर मत आने दो, ऊपर आएगी तो फ्रस्ट्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन वाला फ्रस्ट्रेशन होगा। और अगर हार यहाँ से नीचे तक है, तो जितनी हार आप गले में पहनोगे, उसी में से आपको जीत के तिलक निकलते रहेंगे, आपके माथे को सजाते रहेंगे। क्योंकि घुड़सवार, अगर कोई आदमी घुड़सवारी करता है और घोड़े से गिर गया, लोग हंसने लगे कि वो घोड़े से गिर गया, सवारी करने चला था। जो घोड़े पे चढ़ा ही नहीं, वो घोड़े की सवारी, गिरना और घोड़ा चलाना कैसे सीखेगा? जो आदमी घोड़े से गिरना सीखेगा वो घोड़े को चलाना सीखेगा। मैं हमेशा इस चीज़ में, बच्चे हमारे गुरु हैं और मैं बच्चों से हमेशा सीखता रहता हूँ। एक 1.5 साल का बच्चा होता है, घुटने के बल चलता है,
और घुटने के बल चलते चलते उसको खड़े होने की इच्छा होती है और चलने की इच्छा होती है, और वो इतनी कोशिश करता है और जैसे घुटने से ऊपर उठने की कोशिश, गिरता है, फिर बहुत रोता है, फिर उसको माँ बाप समझा, ओ बेटा बेटा बेटा, और गिर गए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब पता लगता है कि थोड़ी देर में बच्चा फिर भूल जाता है और फिर घुटने से चलने की कोशिश करने लगता है। तो एक दिन बच्चा भाग के खड़ा हो जाता है। अगर बच्चा इस बात से डर जाए कि मैं गिर जाऊंगा चलने से पहले, तो शायद दुनिया ही नहीं चल सकती। लेकिन जब 1000 बार गिरोगे, एक दिन होगा खड़े होगे, और खड़े होगे तो चलोगे, और चलोगे तो आगे बढ़ोगे। मैं इस थ्योरी में बहुत विश्वास करता हूँ। मुझे नहीं मालूम सफलता किसको कहते हैं, मुझे नहीं मालूम असफलता किसको कहते हैं, लेकिन मुझे ये ज़रूर मालूम है, अगर मेरा सही सलामत शरीर और मुझे मेरे माँ बाप ने जन्म दिया परमात्मा की कृपा से, और मैं आज हाथ पैरों के साथ में सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ, तो मुझे लगता है मैं बचपन से सफल इंसान हूँ। मुझे सफल तो वो नहीं जिनके अंदर कोई कमी रह जाए, क्योंकि एक शरीर है। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ, आटा दाल चावल सब मिला के आप घुटाई करते रहिए, मिक्सर में इतना मिलाइए, लेकिन एक बूंद ब्लड नहीं बना सकते। और अगर दाल चावल रोटी सब्जी आप खाते हैं, क्या कला है शरीर के अंदर कि वो ब्लड में बदल जाता है, या मल में बदल जाता है, या वाटर में बदल जाता है, और आपके शरीर को जितना वाटर चाहिए होता है वो मिल जाता है, और आपके शरीर को जितनी एनर्जी ऊर्जा चाहिए होती है वो मिल जाती है। मुझे हमेशा मैं हमेशा दाल चावल रोटी सब्जी को मिला के जो ब्लड बनता है उसकी कोई वो शरीर के अंदर होता है। इसलिए जिस परमात्मा ने आपको ये वंडरफुल शरीर दिया है, सबसे पहले उठ के इसको दिन में 100 बार धन्यवाद तो बोलिए कि आप हमें कम से कम चलना। आप अपने शरीर को जिस दिन धन्यवाद बोलना शुरू कर देंगे, आप अपने मस्तिष्क को धन्यवाद बोलना शुरू कर देंगे, मुझे लगता है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे आदमियों में शामिल हो जाएंगे। लोग बोलते हैं राजपाल आपकी हाइट कितनी है, तो मैं कहता हूँ बचपन से ही 100 फीट की है, इसमें किसी दूसरे का नुकसान नहीं है। अगर मैं सोचूं मेरी हाइट 5 फीट 2 इंच की है, तो इसमें भी किसी का नुकसान नहीं है। तो हाइट फिजिकली कितनी होती है, लेकिन मेंटली हाइट ऊपर वाले की दी हुई कितनी होती है, उस पर मैं बहुत भरोसा करता हूँ। और मैं बहुत अंदर से प्रसन्न रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दुख इतने हैं कि आपकी हंसी छीन लें, लेकिन दुख और सुख के बीच में एक ही चीज़ की लड़ाई होती है, या तो आपके चेहरे पर हंसी रहे या आपके चेहरे पर मायूसी रहे। दुख हमेशा आपको मायूसी में परिवर्तित करने की कोशिश करता है, और सुख हमेशा आपके जीवन में आपके चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश करता है। तो दुख मायूसी से भी जीना है और खुशी से भी जीना है। अब दोनों कंडीशन में जीना ही जीना है, क्योंकि तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे लगता है कि फिर खुशी को चुनना चाहूँगा, चाहे दुख हो, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, चाहे कितनी भी जीवन की जटिलताएं हैं, लेकिन अपनी जो अंदर से विरासत में ऊपर वाले ने खुशी दी है उसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। और आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास, आपका परिश्रम, आपका प्यार कोई नहीं छीन सकता। आप लोगों से मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं कि देखिए, गंभीरता, मैंने मस्खरागिरी जीवन भर की, लेकिन उसमें मशविरागिरी बहुत गंभीरता से करता हूँ। जो आदमी मस्खरागिरी गंभीरता से नहीं करता वो मस्खरागिरी नहीं कर सकता। मस्खरागिरी में बहुत अंदर से गंभीरता से मशविरागिरी होती है, और जिनके अंदर गंभीरता होती है उनके ही अंदर कर्मठता होती है, और जिनके अंदर कर्मठता होती है उनके अंदर प्रसन्नता होती है, और जिनके अंदर प्रसन्नता होती है उनके अंदर सफलता होती है, और जिनके अंदर सफलता होती है उनके अंदर मनोभाव में कृतज्ञता होती है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग कुछ भी किसी भी फील्ड में काम करिए, अपने आप के प्रति कृतज्ञ रहिए। और जिसने भी आपको, कोई तो चित्रकार है, ना साइंस ने आपको बनाया, ना किसी ने बनाया आपको, कोई तो चित्रकार है जिसने आपको आँखें, नाक, कान सब दिए, उसका कृतज्ञ ज़रूर रहिए। क्योंकि जितना जितना आप कृतज्ञ रहेंगे उतने ही अंदर आप सुखी रहेंगे। मैं आप सबके सुख की कामना करता हूँ।
एट, देखिए सागर, मैं आपको कैरेक्टर के बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये फेसबुक के माध्यम से 10-5 मिनट आधे घंटे में कैरेक्टर को बता पाना तो ये बहुत मुश्किल है। मैंने एक राजपाल की पाठशाला शुरू की है। राजपाल की पाठशाला में कोई टीचर नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है। वी आर ऑल टीचर, वी आर ऑल स्टूडेंट्स। और उसमें राजपाल की पाठशाला आओ करके सीखें, और सभी टीचर हैं, सभी स्टूडेंट हैं। और इसमें एक चीज़ ज़रूर होती है कि जीवन की पाठशाला और दीवारों की पाठशाला के बीच की विवेचना होती है, जिसमें अगर मैं आपसे बोलूं स्तानिलोस्की, गुर्तोस्की, चेखव, ब्रेख्त, अगर जितनी किताबें हम लोगों ने सुनी हैं या पढ़ी हैं, इतने बड़े पोथन्ने हैं जिनको पढ़ते पढ़ते आपकी उम्र बीत जाएगी, तब भी 4 जन्म लेने पड़ेंगे, किताबें सब ख़त्म नहीं होंगी। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को, अभी कुछ भी आपको पढ़ना है तो गूगल पे चले जाइए। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोगों को इंसाइक्लोपीडिया के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था, एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी, और फिर उसको एक टाइम पढ़ के टाइम पे देना पड़ता है। अभी तो मोबाइल के रूप में, गूगल के रूप में आप 24 घंटे आपके एक हाथ से दूसरे हाथ में ये मोबाइल खेलता रहता है। पूरा विश्व आपके मोबाइल में है। इसके लिए इसमें जो आपको पढ़ना हो आप पढ़ लीजिए। मुझे 36 साल अभिनय करते हो गए हैं। मैं सिर्फ आपसे अनुभव शेयर कर रहा हूँ। ना मैं आपको कोई सजेशन दे सकता हूँ, ना ही मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ना ही मैं आपको कुछ सिखा सकता हूँ। कि कोई भी आदमी किसी को ना कुछ पढ़ा सकता है, ना किसी को कुछ सिखा सकता है। जिसकी सीखने की ललक होती है, जिसकी पढ़ने की ललक होती है, वही अपनी कढ़ाई करवाता है। और जो बोलते हैं जो अच्छे से पढ़ता है वो अच्छे से कढ़ता है, और जो अच्छे से कढ़ता है वो आगे बढ़ता है। क्योंकि चाहे आप सोना ले लीजिए, सोना से पहले क्या है आप खुद जानते, इतना कूटा जाता है, इतना गर्म किया जाता है, उसके बाद उसमें एक शेप आता है, उसमें एक कलर आता है, और बोलते हैं कि ये सोना है। आप देखिए कि अगर हीरा के पहले जब कच्चा हीरा होता है तो उसकी क्या कोई पहचान नहीं होती, किसी को दे दो उस पहचान नहीं पाएगा। लेकिन जब वो तराशा जाता है तो उसके बाद में हीरा अपनी पहचान से जो है निकल के बाहर आता है। और तो इसलिए आप जब हीरा आसानी से हीरा नहीं बन सकता, सोना आसानी से सोना नहीं बन सकता, तो आप आसानी से कैसे बन सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अपने लोगों को सोने की तरह कढ़ना पड़ेगा, गढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर इन चीज़ों को आप लाइटली लेते हैं तो 100% फिर इसके ज़िम्मेदार आप हैं। अदरवाइज़ देखिए, राइटर का तुषार, राइटर जो है, राइटर कोई भी देखिए, राइटर को लेके आप ये नहीं सोच सकते कि कोई लड़का अगर 18 साल का है तो वो राइटर नहीं हो सकता। पता नहीं, एक राइटर जो होता है वो इमेजिनेटिव होता है, वो सृजनशील होता है, वो कल्पनाशील होता है, और जो कल्पनाओं के घोड़े बहुत अच्छे दौड़ा सकता है वही सबसे अच्छा राइटर होता है। अभी मुगले आजम से लेके कितने ऐसे राइटर हुए हैं जिन्होंने दुनिया में पूरे तरीके से अपने झंडे गाड़े हुए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदी को इम्प्रूव कैसे करें। आप अब सुबह नित्य क्रिया से आप जाते हैं, सुबह फ्रेश होते हैं, आप चाय नाश्ता पानी करते हैं, वैसे ही एक पेंसिल लीजिए, जो हमें सत्यदेव दुबे साहब ने सबसे अच्छी तरकीब बताई थी। एक पेंसिल होती है, कोई भी पेंसिल लीजिए, उसको अपने मुंह में लगाइए यूं, और कोई भी अखबार ले लीजिए, 4-5 लाइनें चाहे संपादकी की ले लीजिए, और उसको तेज आप बोलिए।
तो आपके अंदर के कॉर्ड ठीक हो जाएंगे। जब कॉर्ड ठीक हो जाएंगे तो आपको फिर बोलने में जब आसानी होगी तो आपको सीखने में कोई आसानी। हिंदी जो लोग अच्छी बोलने में तकलीफ़ कर, जिनको अंदर से तकलीफ़ होती है, इसलिए जो है उनको हिंदी सीखने में तकलीफ़ होती है। हिंदी बड़ी प्यारी लैंग्वेज है, कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं, एक बार बोलना सीखिए। और बोलने आप कैसे हैं, जैसे आप कैसे हैं, इतनी अच्छा, इतनी मासूमियत है इस लैंग्वेज में। आज लगभग पूरी दुनिया में 100-150 करोड़ लोग हिंदी बोल रहे हैं। हिंदी अपने आप में उसके शब्द से ही ऐसा लगता है कि हिंदी, हिंद। और आपके अंदर हिंदी को लेके अगर आप एक बहुत मासूम भाषा कह सकते हैं और हिंदी बोलना सीख जाओगे तो हिंदी 100% जान जाओगे। एक सागर, एक प्ले था दूर देश की कथा, जिसको हमने गन्ना शोध परिषद लखनऊ में देखा था। एक दूर देश की कथा कहते हैं आपसे, या एनएसडी में मुआवजे देखा। या एक प्ले हमारा था भगवान का एक्सटेंशन, हरिशंकर प्रसाई जी की रचना थी। ये प्ले एक बार नहीं कई बार देखे, लेकिन इनको देखने में बहुत मज़ा आया। और मुझे जितना प्ले देखने में मज़ा आता है, जितना करने में मज़ा आता है, इतने प्रश्न हैं, किस किस का उत्तर दूं मेरे। सर, डेली लाइफ में अपने क्राफ्ट पर क्या काम करें? अपने क्राफ्ट पे जिस आप सुबह उठें तो पहले अपने आप को धन्यवाद करें, अपने आप को 5 बार लव यू बोलें, और आज बोलें कि आज ऊपर वाले ने आंखें खोल दी हैं, आज का दिन जो है बहुत अच्छा जाए, और आज कुछ ऐसा करूंगा जिसमें हमें भी खुशी मिले और हमारे आसपास के लोगों को भी खुशी मिले। बस इतनी सोच को सरलता के साथ, विनम्रता के साथ बिठा लीजिए। फिर जो भी आपके विचार आएँ अपने मन में, उसका सम्मान कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए, प्रोडक्शन हमने राजपाल यादव फिल्म प्रोडक्शन ऑलरेडी खोला हुआ है। अभी कोरोना की वजह से स्टूडियो बंद है। मुंबई में जो अपना अंधेरी वेस्ट में, जहाँ पे टी सीरीज़ की बिल्डिंग है, जस्ट स्टार सिटी मॉल के वाली गली में, हमारा बहुत पसंदीदा हमें स्टूडियो खोलने का मौका मिला है। प्रोडक्शन, क्योंकि एक एक्टर होता है वो एक्शन में, प्रोडक्शन में हमेशा रहता है। बगैर प्रोडक्शन, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि राजपाल को जो पूरी दुनिया में प्यार मिला है, लाखों राजपाल पैदा हों, लाखों राजपाल युवक युवतियाँ पूरे देश में हैं, जिनको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो राजपाल से भी बड़े वो एक्टर हो सकते हैं, और 100% हैं। क्योंकि देखिए, मैं कि पिछले 15 साल पहले जब सिर्फ सिटी तक ही क्रिकेट था, तो क्रिकेट हम लोग, जब तेंदुलकर साहब आउट हो जाते थे तो, या गांगुली साहब आउट हो जाते थे, अजरुद्दीन साहब आउट हो जाते थे, तो उसके बाद में हमें प्रार्थना करनी पड़ती थी कि अब कोई बैट्समैन रुक जाए। लेकिन जब क्रिकेट गांव-गांव पहुंच गया, छोटे छोटे शहरों में पहुंच गया, तो उसी में महेंद्र सिंह धोनी और वीरेंद्र सहवाग और क्या क्या प्लेयर निकले, और आज 7वां प्लेयर भी अगर क्रीज पे है तो किसी इंडिया को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7वां प्लेयर भी सेंचुरी मार के आ सकता है। सेम इसी तरीके से मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि आज 130 करोड़ लोग हैं, 80% लोग गांव में रहते हैं, और गांव में जब 8 लेन बन जाती हैं, 16 लेन बन जाती हैं, लेकिन गांव में 1 लेन बनना भी अभी 15 साल लग जाएंगे, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए, 2 लेन बनाने के लिए। तो अभी इसी तरीके से हम लोगों के पास में, हमें मालूम है कि छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे शहरों में क्या प्रतिभाएं रहती हैं। अगर उनको करेक्ट प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो जीवन विश्व के सामने चैलेंज खड़ा कर सकते हैं। ऐसा कोई नाटक जिसे आपको परफॉर्म करना है,
100% परफॉर्म करना है। एक नाटक नहीं, नाटक हैं जिनको परफॉर्म, पहले रावण कर लूँ, क्योंकि नाटक जो होता है वो नाटक सभी अच्छे होते हैं। आप नाटक को कैसे जीते हैं वो बहुत, उसमें ये अब हमारी लगभग रिलीज अनरिलीज मिला के 100-200 फिल्में हो गई, तो अब ये नहीं कि ये कैरेक्टर बड़ा है कि वो कैरेक्टर छोटा है। किसी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, किसी कैरेक्टर की लेंथ अच्छी होती है। कभी कभी लेंथ भी साथ नहीं देती है, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा साथ दे देती है। तो आप ये सोचिए, ये मत करिए कि ये नाटक अच्छा है तो इसका ये कैरेक्टर करना है, वो बाकी कैरेक्टरों कौन करेगा। आपको जो कैरेक्टर डायरेक्टर के इंटरप्रिटेशन के मुताबिक, डायरेक्टर की अर्थवत्ता के मुताबिक जो आपको मिलता है उसको आप जो है जीने की कोशिश कीजिए। आप हर चरित्र को पसंद कीजिए और आप सिर्फ ये मत सोचिए मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, क्योंकि आपके सोचने से कुछ होता नहीं है। लेकिन जो भी मिलेगा उसको फाड़ देंगे, ये प्रवृत्ति को हमेशा अपने अंदर जीवित रखिए कि जो भी मिला तो जो काम मिलेगा उसमें जिस भी अखाड़े में हमें जिस अखाड़े में या जिस भी जगह हमें परफॉर्म करने का मौका मिला, तो चाहे एक सीन हो और चाहे 10 सीन हो, वो सीन हमारे होंगे। ये प्रवृत्ति अपने अंदर रखिए, इसमें किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं है और आपके अंदर आपको ऊर्जा के रूप में फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब कितने साल थिएटर करने के बाद मुंबई आना चाहिए, कितना ये कोई गोली है कि बस इतने साल थिएटर करिए तो मुंबई आ जाइए। मुंबई में हज़ारों लोग हैं जिनको 10-10 साल से पढ़े हैं, अभी मौका नहीं मिला है, और हज़ारों प्रतिभाएं ऐसी हैं जो सच में डिज़र्व करती हैं लेकिन मौका नहीं मिल पाया है। इन सब झंझटों में मत पड़िए। आप पहले अपने आप पे भरोसा करिए और अपने आप जो आप करना चाहते हो उसके प्रति आप लग जाइए। मैंने एक फिल्म देखी थी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी उस समय बिल्कुल, अंग्रेजी में पास भी अच्छे से होता था लेकिन बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी। ये बात है लखनऊ की 93, हाँ, जब 92 से 94 हम वहाँ पे भारतीय नाट्य अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे। एक फिल्म हमें फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स में दिखाई गई थी जिसका नाम था द ग्रेट डिक्टेटर। एक ऐसा कलाकार जिसको हमने कार्टून में तो किताबों में छोटे छोटे जब थे तब भी देखा था, लेकिन उसको परफॉर्म करते हुए पहली बार देखा, जिसका नाम था चार्ली चैपलिन। आज चार्ली चैपलिन साहब ने पूरी दुनिया में आज कम से कम उनके ना होने के 50-100 साल बाद भी आज वैसा एवरेस्ट पैदा नहीं हुआ। मैं अपने जीते जी उस एवरेस्ट को देखना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा कलाकार मिले जो चार्ली चैपलिन साहब की एक कॉस्ट्यूम, एक जूते, एक और दुनिया के हर कैरेक्टर को अलग अलग तरीके से ऑडियंस को रिमोट कंट्रोल की तरह जिसने यूज़ किया। जब हमने द ग्रेट डिक्टेटर देखी तो उसी समय से कि एक 5 फीट 2 इंच का आदमी अगर पूरी दुनिया में, जिसने पूरी दुनिया ने इसको कॉपी किया, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे कोई वुड हो, तो फिर सारा जहां आपका है। आपको कुछ नहीं सोचना क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, आप क्या अच्छा कर सकते हो। अगर इसमें आपको अच्छा विश्वास है तो मुझे लगता है फिर मंजिल बहुत आसान है। मैं आज जब 93 से लेके आज 50 अभिनेताओं के साथ काम किया, लेकिन प्रेरणा चार्ली चैपलिन साहब से ली। और जितने भी अभिनेता, माननीय बच्चन साहब से लेके सलमान साहब, शाहरुख साहब, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, जितने लोग हैं सब, ये हमारी जीवन जर्नी में सब मिले, सबके साथ काम किया। लेकिन ज़िंदगी बढ़ने का नाम है, सबने साथ साथ काम किया, लेकिन मुझे आज तक उस एक्टर का इंतज़ार है जो चार्ली चैपलिन की जगह को भरे। मैं कोई भी, हालांकि मैं जानता हूं कि एक पहाड़ के ऊपर दूसरा पहाड़ नहीं रखा जा सकता, लेकिन एक पहाड़ को देख के उसके समानांतर उससे 10 गुना बड़ा पहाड़ खड़ा किया जा सकता है। मैं उसमें विश्वास रखता हूं। मुझे इसलिए जब कॉमेडी मिले
तुषार, आप सर बिगिनिंग घर पे रखें, एक्टिंग कैसे आप अगर आपको है तो ये लाइन ही आप अपने मन से निकाल दीजिए। हम सब एक्टर हैं बिगिनिंग से। हम बच्चा जब माँ के सामने दूसरे तरीके की भाषा बोलता है, दूसरी तरीके की भाषा बोलता है, और दोस्तों के सामने अलग भाषा बोलता है, टीचर के सामने अलग। हम सब एक्टर। कोई भी यहाँ पे जन्म ले मरण से पहले हम जीवन भर एक्टिंग ही करते हैं। हम लोग कोई भी आदमी यहाँ पे ऐसा नहीं, कोई भी जो जितना अच्छा इल्यूजन क्रिएट कर देता है उतना ही अच्छा एक्टर होता है। आप चल सकते हो तो आपके अंदर ताल है, आप गुनगुना सकते हो तो आपके अंदर सुर है, आप बोल सकते हो तो आपके अंदर अभिनय है। आपको ये समझना पड़ेगा। कोई आपको एक्टिंग कैसे सीखे नहीं सिखा सकता। आज एनएसडी में हजारों लड़के पास हुए हैं, कितने एक्टर निकले हैं। आप प्रश्न ही आपको एक्टिंग के संदेह के घेरे में लाता है। आप कभी एक्टर नहीं बन सकते। अगर ये बात आपको लग जाए तो हो सकता है आज से बनने की आपकी शुरुआत हो जाए। इसलिए आप वो प्रश्न पूछो जिसमें आपको लगे एक्टिंग कोई दाल चावल सब्जी है खा लिया। दुनिया में सबको लगता है कि कुछ ना करो तो एक्टिंग करो। एक्टिंग सबसे टफेस्ट जॉब है और सबसे सरल जॉब है। जब आपको दुनिया की हर किताब को समझना पड़ता है, दुनिया के हर कलर को समझना पड़ता है, आपको रस को समझना पड़ेगा, आपको अलंकारों को समझना पड़ेगा, तब आपको सीख पाओगे आप एक्टिंग। आप फ्री में सब कुछ मत आप अंदर लीजिए। आपको सब कि कैसे कोई अभी दवाई नहीं बनी है, अभी तो कोरोना की दवाई बन रही है। एक्टिंग की कोई दवाई नहीं बनी है जो आपको खिलाई आप एक्टर हो गए। अगर एक्टर हैं तो आप बचपन से एक्टर हैं। आप अपने आप को समझें, अपनी बॉडी लैंग्वेज समझें। आपके अंदर बोलने की क्वालिटी है, आप समझने की क्वालिटी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। आप दाल चावल का स्वाद समझ सकते हैं तो आप नहीं समझ सकते आपके अंदर सीखने की क्वालिटी है कि नहीं है। आपको समझना पड़ेगा। Who is my favorite director? Everybody is my favorite director। जो भी जिन डायरेक्टर्स के साथ काम किया सब मेरे फेवरेट है। सबके साथ अलग अलग काम किया और सब डायरेक्टर अलग अलग होते हैं, इसलिए उनकी अलग अलग पहचान होती है। एक्टर अलग अलग होते हैं, इसलिए अलग अलग उनकी पहचान होती है। एक फेवरेट का नाम लेके किसी दूसरे टैलेंटेड आदमी को छोटा नहीं करना चाहता, क्योंकि एक तरफ से आपको जो 6 लगता है दूसरी तरफ से वो 9 लगता है। 9 भी प्रमाणित है, 6 भी प्रमाणित है। इसलिए ना कोई डायरेक्टर है और ना ही मेरा कोई फेवरेट डायरेक्टर है। मेरे सब जो है ग्रेट डायरेक्टर, ग्रेट एक्टर हैं। मैं सबका बहुत सम्मान करता हूं। थिएटर एक्टिंग और सिनेमा की एक्टिंग में कुछ फर्क नहीं है। आप अपने चरित्र के प्रति उतने ही संवेदनशील रहिए। चरित्र करता क्या है, उसका क्या है, वो क्या उसकी कैसे वो रिएक्ट करता है, कैसे जीवन में वो चलता है, कैसे वो बैठता है, क्या सोचता है, वो उसके अंदर रस में सबसे ज़्यादा कौन सा रस, वो श्रृंगारिक है या हंसी वाला है या फिर वो करुणा वाला है या गुस्से वाला है, वो एक अलग तरीके की, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो आपको समझ में आता रहेगा। लेकिन जैसे दाल चावल के स्वाद को आप नहीं बता सकते, लेकिन जीभ से आपको पता लगता है कि दाल अच्छी बनी है, वैसे ही आप एक्टिंग अगर आप सीख रहे हैं और आप कुछ कर रहे हैं तो आपको साइकिल चलाए होगे कभी, पहली बार लगता है कि बस जब किसी दूसरे को साइकिल चलाते देखते हो तो ऐसा लगता है बस एक बार हैंडल पकड़ा और गद्दी पे बैठे और चला के चले गए। लेकिन जब पटक लगती है उसके बाद धीरे से कैंची खच 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 कैंची पे आ जाते हो। फिर धीरे धीरे उस साइकिल के बैलेंस को समझते हो। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उस पर जब कैंची चलाना सीख जाते हो तो फिर उस पे डंडे पे जाते हो, फिर गद्दी पे जाते हो, फिर चढ़ना पता लग जाता है लेकिन उतरना आपको नहीं मालूम है। फिर आपको कोई ऐसा स्थान देखना पड़ता है जहाँ से आप टेक लगा के उतर सकते हैं। तो इसलिए जैसे साइकिल चलाना एक प्रोसेस है, वैसे ही मंच पे जाना एक प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस में आप जटिलताओं में मत पड़िए कि कैसे करेंगे ये। तो उसके लिए तो फिर पूरी तरीके से राजपाल के साथ में
इंस्टीट्यूट में जाके फिर क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, 5W फार्मूला आप याद करिए। एक्टर, ओके, कहाँ, कैसे, कब, क्यों। तो ये प्रश्न जब आप अपने पूछोगे, ऐसा लगता है कि आप सच में अपने खुद के अंदर के डायरेक्टर को पहचान जाओगे, या अपने अंदर के डिज़ाइनर को पहचान जाओगे, या अपने अंदर के एक्टर को पहचान जाओगे। मैंने सारे डायरेक्टर एंजॉय किया है, सारे एक्टर्स के साथ खूब एंजॉय किया, एक्ट्रेसेस के साथ खूब एंजॉय किया, और हमने अपने प्यारे जूनियर आर्टिस्टों के साथ भी एंजॉय किया है। और एक फिल्म बनती है या कोई भी एक जो सिनेमा या टेलीविज़न या मंच, ऑफ कोर्स उसमें कुछ लोग मंच पे काम करते हैं फोरग्राउंड में, कुछ लोग बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड के लोग होते हैं, उन जितना मैं फोरग्राउंड के साथ एंजॉय करता हूं, उससे कहीं ज़्यादा बैकग्राउंड के लोगों के साथ एंजॉय करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि पेड़ खड़ा होता है तो ऊपर वाला तना सब लोग देखते हैं, लेकिन पेड़ को खड़ा करने के लिए जिस जड़ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसको कोई याद नहीं करता है। मैं अपने जड़, जो मुझे मालूम है कि अभिनय तो बोले, ऑडियंस ने ताली बजाई, लेकिन इस अभिनय को करवाने के लिए कौन लाइट पकड़े खड़ा है, कौन कैमरा, कौन फोकस पुलर है, कौन एक लोगों के अभ्यास, 200 लोगों की कड़ी मेहनत के बाद एक एक्टर को डायलॉग बोलने का मौका मिलता है। मैं सबके साथ बहुत एंजॉय करता हूं और बहुत मज़ा आता है। देखिए ब्रदर, मैं विक्रांत, जब कोई स्क्रिप्ट आती है उसमें कई सारे चरित्र होते हैं। पहले मैं भूमिका पढ़ता हूँ। भूमिका में मुझे पहले नाटक का कॉन्सेप्ट या स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट या फिल्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जब कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आता है तो उसके बाद में मेरी भूमिका क्या है मैं उसको देखता हूँ। अब कभी कभी भूमिका मेन लीड की होती है, और कभी कभी भूमिका जो होती है, बोलते हैं ना कि लीडिंग एंटरटेनर की भूमिका होती है, कभी कभी सपोर्टिंग एंटरटेनर की भूमिका होती है। लेकिन जिस सीन में आप होते हो, ना सपोर्टिव होते हो ना लीडिंग होते हो। आप कोई 50 सीन करता है, लेकिन हर सीन में उसको ये भूलना पड़ेगा कि वो लीडिंग एंटरटेनर है या वो सपोर्टिंग एंटरटेनर है, वो एक्शन और रिएक्शन का है। और कभी किसी स्क्रिप्ट की मुझे स्ट्रेंथ बहुत अच्छी लगती है तो उससे जुड़ जाता हूँ, और कभी कभी किसी चरित्र की लेंथ अच्छी लगती है तो उससे जुड़ जाता हूँ। और अगर स्ट्रेंथ और लेंथ दोनों पसंद ना आए तो फिर मैं उससे जुड़ना नहीं पसंद करता हूँ। फिर मैं बहुत विनम्रता के साथ वो स्क्रिप्ट कितनी भी बड़े डायरेक्टर क्यों ना हो, मैं मना करना पसंद करता हूँ। ड्रामेटिक आर्ट्स की बहुत एक नाटक था अबू हसन माने हठात बादशाही, चंद्र घोष जी की रचना थी, और उसमें मुझे अबू हसन का रोल करने का मौका मिला। नाथ वली में उसका शो हुआ था। पूरे लखनऊ का बहुत प्यार मिला था, और पूरे ड्रामेटिक आर्ट्स अपने पूरे BNA वालों का खूब प्यार मिला, खूब आशीर्वाद मिला, और मैंने बहुत एंजॉय किया और मुझे बहुत मज़ा आया। और उसके बाद तो बहुत सारे प्लेस जो हैं करने का मौका मिला। लेकिन एक प्रोवीर गुहा साहब ने एक साइकोलॉजिकल थिएटर करवाया था, फिज़िकल थिएटर करवाया था, साइको फिज़िकल थिएटर करवाया था, उसको करने में बहुत मज़ा आया। ड्रामेटिक आर्ट्स की बड़ी अच्छी अच्छी आप फिट्ज बेने बिड साहब, और उस समय अपने लखनऊ में जो है वो कुछ ऐसे हालात थे कि थोड़ा कर्फ्यू जैसा माहौल था, और ये 2 महीने हम लोगों को इंस्टीट्यूट में कुछ काम नहीं था, और फिट्ज बेने बिड साहब ने हम लोगों को 2 महीने की वर्कशॉप करवाई थी। उनकी वर्कशॉप करना हमारे लिए इतना बड़ा सौभाग्य था कि वो गए थे तो बोल के गए थे कि हो सकता है मेरी हो,
क्योंकि 75 साल के थे, कैंसर से पीड़ित थे। दोबारा तो इंडिया नहीं आए वो, लेकिन वो जो 2 महीने की वर्कशॉप थी वो हमारे एक्टिंग करियर को बदलने में बहुत बड़ा योगदान मैं आज भी समझता हूँ, क्योंकि पहली लाइन पे ही मैं अटक गया था और पहली लाइन पे ही 5 घंटे क्लास चली थी और पूरी क्लास को वो लाइन प्रैक्टिस करनी पड़ी, फिर भी जैसी वो चाहते थे वो रिज़ल्ट नहीं आया था। तो वो क्लास जो है हमें जो है हमेशा याद रहेगी। और उसके बाद में जो है अपने एनएसडी में जब सत्यदेव दुबे साहब की क्लास आई तो उसमें हमें बहुत अच्छा लगा। 2-3 टीचर जो हमारी ज़िंदगी में, बाबा कारंत साहब आए, ये इन्होंने, एक एचवी शर्मा साहब थे जिन्होंने स्टेज मैनेजमेंट सिखाया, और रोबिन दास साहब जो हैं एनएसडी के, बहुत सारे, एक नहीं कम से कम 50 टीचरों की फहरिस्त है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बहुत सारे लोग आए जिन्होंने सिखाया, कक्षा 1 से लेके और एनएसडी तक बहुत सारे टीचर्स ने मुझे तालीम दी रील में। लेकिन रियल ज़िंदगी में 99 में एक ऐसे निर्देशक हमें मिल गए जिनका नाम है पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिन्होंने जीवन के दर्शन को लेके 20 साल हम या तो अभिनय करते थे या उनसे जीवन का दर्शन सीखते थे कि जीवन क्या है, जीवन में जीवन की उपयोगिता क्या है। जीवन की उपयोगिता के बारे में जब उन्होंने रियलिटी के 1 नहीं 20 साल जब हमने उनसे, इस साल जो है दद्दा जी हम लोग बोलते थे प्यार से, और दद्दा जी ने ज़िंदगी के वो उन अंधविश्वासों से निकाल के विश्वास की दुनिया में हमारा प्रवेश करवाया। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि रील में तो 100 निर्देशकों के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन रियल लाइफ को भी सजाने संवारने में एक निर्देशक का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको हम 100 जन्म भी लें तो शायद नहीं उतार सकते, क्योंकि वो हैं दद्दा जी। और उन्होंने जीवन के अलग अलग जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में इतना बारीकी से, इतना सरलता से समझाया कि मुझे नहीं लगता है कि अब राजपाल को पढ़ने की ज़रूरत है, राजपाल को डेली कढ़ने की ज़रूरत है। वर्कशॉप, ये कोरोना अगर नहीं होता तो अब तक वर्कशॉप चल रही होती। इसकी वजह से जो है कि स्टूडियो और प्रोडक्शन और ये सब कुछ, क्योंकि ज़िंदगी में क्रिएटिव फील्ड से हो आप तो आपको दूसरी कुछ चीज़ आती भी नहीं। और बचपन से मुझे किसी लायक हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि आप मिल जाए तो फिर 24 घंटे में 36 घंटे भी कम हो जाते हैं और मुझे मज़ा आता है। और मौका मिलेगा वर्कशॉप करेंगे। देश की गाइडलाइंस हैं, कोरोना के बाद में जो भी गाइडलाइंस मिलेंगी उसके साथ में करने की कोशिश करूंगा। रावण का शो भी करने की कोशिश करूंगा, साथ में राजपाल की पाठशाला। और मेरी इच्छा है कि 733 जिले अगर हमारे भारत में हैं और 7 समंदर में जहां भी, क्योंकि हमने 36 साल में जो सीखा है करके, मैं चाहता हूं कि सबके पास पहुंचे। और उसमें चुनना आपको है। राजपाल की थ्योरी कोई प्रमाणित थ्योरी नहीं है, राजपाल का एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है। बड़े बड़े जो हैं फिलोसोफर से लेके दार्शनिक से लेके बड़े पढ़ने का भी मौका मिला और बहुत सारे लोगों को, बहुत विद्वानों को सुनने का भी मौका मिला, उनसे सीखने का भी मौका मिला। और उसमें करते करते जो एक राजपाल समझ पाए थोड़ा बहुत, जो भी एक्टिंग और जीवन, अभिनय, डिज़ाइनिंग, राजपाल की पाठशाला के माध्यम से पूरे विश्व में जब तक जीवित हूँ अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा वो पहला शौक़ है। क्योंकि मैं खुद ही एक बड़ा बच्चा हूँ, मैं हमेशा बच्चा ही रहना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि बच्चा ही अबोध होता है और बच्चे में ही बोध होता है, और बाकी तो हम सब सयाने हो जाते हैं। हम प्रश्नों की पुलिंदे बन जाते हैं, लेकिन
हमारी कथनी और करनी में एकता का कोई सामंजस्य नहीं होता है। और हम पिछले 20 साल से लगातार ये सीख रहे हैं। क्या करना है वो तो मुझे मालूम नहीं है, वो तो करवाने वाला वो है जिसने आंखें बनाई, लेकिन क्या नहीं करना है वो रोज़ सीख रहा हूँ। नहीं देखिए, अब ये एक चीज़ बड़ा अच्छा प्रश्न है कि क्यों सफल नहीं हो पाते। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर जब आप कोई काम करते हैं, आप मकान भी बनाते हैं, तो आपको गारे की भी ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, सरिया की भी ज़रूरत पड़ती है, लोहे की भी ज़रूरत पड़ती है। एक नहीं 7 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, जगह एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। अब हम एक चीज़ में तो पारंगत हो, लेकिन बाकी चीज़ों को हम गौड़ समझ लेते हैं। मुझे लगता है असफलता का सबसे बड़ा कारण वो है। हम ये मान के बैठे हैं कि हम ये हैं, हम बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन बाकी क्या? बाकी नींव एक मकान आपकी एक्टिंग का सकता है, लेकिन बाकी भी मेड़े आपको बनानी पड़ेंगी। जब मेड़ सब मेड़े तैयार हो जाती, जोड़ से जो योग निकलता है वो आपकी परफॉर्मेंस का हिस्सा बन जाता है। वही दूसरे को बहुत इम्प्रेसिव लगता है या दूसरे दिल में पहुंच के एक जगह बनाता है। तो सिर्फ एक्टिंग ही जानते हो आप और बाकी कुछ है। एक्टर आपका ये बेस है, एक्टिंग आपकी बेस है, लेकिन बेस के चारों तरफ चाहे जनरल नॉलेज हो, चाहे देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, इतिहास हिस्ट्री में कौन कौन से एक्टर हुए, कौन कौन से परफॉर्मेंस हुए, कौन कौन से नाटक हुए, अभी कौन कौन से नाटक हो रहे हैं, उसमें कौन कौन क्या कर रहा है। कोई मेथड एक्टिंग पसंद करता है, कोई मेथड पढ़ के, मैंने मेथड बहुत पढ़े, लेकिन मैं मेथड में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेथड में एक एक्टर बहुत बुरी तरह फंसता है। अगर मेथड मैं आप अपनी तरफ के, हाँ, लेकिन बाउंड्रीज तो आपको बनानी पड़ेगी। आप एक एक्टिंग में दूसरे एक्टर का कैरेक्टर कैसे करने लगेंगे, तो वो बिल्कुल कॉकटेल बन जाएगा। तो बाउंड्रीज, सीमांकन, आपके चरित्र का सीमांकन अगर आपको आता है कि आपकी चरित्र की बॉडी लाइन क्या है, आप इस नाटक हो चाहे स्क्रिप्ट हो, आपके चरित्र की सहभागिता क्या है, उस सहभागिता को निभाते हुए अंदर आप उसकी, अगर दीवार, कोई मकान है तो उसकी दीवार या ईंट भी बनते हैं तो आप उसमें रम जाते हैं। और अगर आप अलग से दिखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे कई बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। सफलता मैं ये नहीं बता सकता हूँ सफलता कैसे मिलती है, लेकिन एक चीज़, 10 कारण है कि असफल होने के 10 कारण हैं। एक तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी एक्टिंग किसी को अच्छी ना लगे तो हमें लगता है लोग समझते नहीं हैं। भाई, लोग तो, एक रिक्शा वाला भी है जो पैसे डालता है, वो जाके अगर पूरा नाटक देखे या पूरी फिल्म देखे और बोले ये अच्छा था, तो उससे ये मत पूछिए कि उसमें क्या अच्छा था। एक आदमी जो से लगा के या फिल्म देखने जाता, मज़ा नहीं आया 2 घंटे, तो आप उससे ये नहीं पूछ सकते कि क्या मज़ा नहीं आया, क्यों मज़ा नहीं आया। अरे मज़ा नहीं आया तो इसके मतलब उसने पैसे डाले तो मज़ा लेने था, उसको मज़ा नहीं आया। अब उससे इस लॉजिक में भी मत पड़िए कि उसको मज़ा क्यों नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कम्युनिकेशन, आपकी अभिव्यक्ति का अगले जो आप वक्ता है या आप अभिनेता हैं, दूसरा दर्शक है, अंदर के तार आपके जुड़ जाएं, आप जो बोले वो सुन सके, अच्छे से उसके दिल में जा सके, और जो वो सुन रहा है वो और आप में भी, तो हमें लगता है तार है को हम आदान प्रदान बोलते हैं। मैं एक्टिंग को एक्चुअली हम आदान प्रदान का सबसे अच्छा तरीका मानते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहता हूं कि आपको स्तानीलॉस्की पढ़ाने जाएं, गुरतॉस्की पढ़ाने जाएं, चेखव पढ़ाएं, ब्रेख्त पढ़ाएं, क्योंकि वो पढ़ाने हैं तो आप प्लीज़ जाइए, आप मोहन राकेश जी पढ़ाएं, अंधा युग पढ़ाएं। ये 10 घंटे भी कम हैं इन सब, क्योंकि पिछले 5 साल की ट्रेनिंग में लगातार थेरीज ही पढ़ी हैं।
फिर उसके बाद में 10 साल लगभग 12 साल हमने थिएटर ही किया है। तो उसको एक शब्द में सबको बता पाना राजपाल के बस की, आपके बस की बात हो तो करता हूँ। डॉली जी, नेटवर्क प्रॉब्लम शायद मुझे तो नहीं लग रही है कि मैं तो यहाँ पे आप सबको देख रहा हूँ और आप सबके रसास का योगदान है। रस जो है, अगर आपकी जिंदगी में आप चाहे हो, चाहे प्रधान हो, और चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे प्रशासनिक सेवा, रस अगर बॉडी में, कोई भी दुनिया आदमी नहीं जिसकी बॉडी। अब हमने बचपन में सब लोगों ने पढ़े हैं, हमारे टीचर्स ने पढ़ाया कि श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक बीभत्स अद्भुत। अब अगर ये अपने 9 रस हैं कि शांत रस तक और 10वां है वात्सल्य रस तक, इनको हमने अगर रट लिया सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए, तब तो ये लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर 9 रसास के बारे में ही सिर्फ आप पढ़ते रहिए, जो आपकी कर्मेंद्रियों में, आपकी ज्ञानेंद्रियों में, आपके बोलते हैं ना कि यही नेचर हैं और यही प्रकृति से, जलवायु अग्नि आकाश और धरती से कनेक्टेड हैं। आप अपने रसों को अंदर, सबके अंदर रस हैं। अब आप रसों का मज़ा ले रहे हैं तो आप हंसमुख इंसान हैं, आप मोटिवेशन वाले इंसान हैं, कम्युनिकेशन वाले इंसान हैं। और आपने अपने रसों को, आप अपने रसों से कोई कनेक्शन नहीं रखे हुए हैं तो आप अपने आप से भी गुस्सा रहते हैं, अपने आप से भी दुखी रहते हैं, जिससे बात करते हैं उसको भी दुखी कर देते हैं आप। रस आपके जीवन में रस आपके जीवन में आपकी दिनचर्या को सुखमय बनाते हैं। कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो कभी कभी जब आपका माइंड ठीक होता है तो आपको उसमें कि नहीं ये गलत था। मुझे ऐसा लगता है कि रस के बारे में राजपाल की पाठशाला इसलिए शुरू की थी कि रस के बारे में बहुत सारे बच्चे हमने, जैसे 1000 से मिलते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उनको बिल्कुल, लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने बचपन में रस ना पढ़े हों, अलंकार ना पढ़े हों, इमोशन भाव ना पढ़े हों। रस, अलंकार एंड भाव, ये 3 डायमेंशन एक्चुअली मिलके बॉडी बनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये रस, एक रस अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, एक रस आप इसको उससे ज़्यादा समझने की कोशिश करिए कि श्रृंगार है क्या। श्रृंगार सिर्फ एक मेल और फीमेल मिलके एक दूसरे को हक करके एक दूसरे से प्यार करें, श्रृंगार वहीं तक सीमित नहीं है। श्रृंगार तो पर्यावरण में है, श्रृंगार तो पौधे में दिखता है, श्रृंगार तो आपके घर में माता पिता के आचरण में दिखता है, आप अभी ऐसे ही हंसी में चले जाइए, क्योंकि देखिए 9 रस होते हैं, हर रस के 4 डायमेंशन होते हैं। कि जैसे किसी भी सड़क को बनाओ, आगे जाके चौराहा पड़ता है, 4 रास्ते पड़ते हैं, तो 9 चौक 36 और 36 डायमेंशन होते हैं। और 36 डायमेंशन, हर एक डायमेंशन का 3 डायमेंशन होता है, यानी 36 तियाँ 108। वही रुद्राक्ष की माला होती है, वही 108 मोतियों की माला होती है। 108 का अगर 108 ये चीज़ें समझ जाएंगे, इससे बड़े दुनिया में कोई प्लॉट बने नहीं है। फिर उनके सपोर्टिव इमोशन होते हैं, संचारी भाव होते हैं। शायद धीरे धीरे जब पढ़ोगे, वही बोलते हैं कि प्रैक्टिस में जाओगे, बहुत बड़ी गाथाएँ हैं। लेकिन आप 9 रस को समझेंगे तो 100% 900 इमोशन समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप रस नहीं समझ रहे हैं, आप सिर्फ अपनी आउटस्कर्ट पे काम कर रहे हैं, मैं कैसा दिखूंगा, मैं कैसे बोलूंगा, मैं क्या एटीट्यूड रखूंगा, मेरा क्या लुक दिखेगा, आप इन खामखा की चीज़ों में पड़े रहते हैं, तो फिर रस को कैसे समझ पाएंगे। रस को समझने आपको दिल की गहराई में उतरना पड़ेगा डॉली जी। और हम लोग कोई भी आदमी हो, रस का भी रसास्वादन हो सकता है, तो सिर्फ समझा जा सकता है। अब हमारी जगह कोई दूसरा बैठा होगा
वो बिल्कुल दूसरे रस में बात करेगा। रस नाम ही अपना इतना बेहतरीन है। बोलते हैं कि अगर कोई पीने वाली भी चीज़ हो, इसका रस ले आओ, इसका रस ले आओ। जूस भी रस का काम करता है। जो चीज़ रस में डूबने के लिए आपको खुद रस बनना पड़ेगा, और जब आप रस बन गए, रसों को समझ गए, फिर ना आपको कोई एक्टर बनने से रोक सकता है, ना आपको एक्टिंग करने में कोई तकलीफ़ होगी। और अगर आप चाह लेंगे तो आपको हवाई जहाज़ भी चलाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। और सर लंबा डायलॉग याद रखें, कुछ टिप्स, बस कुछ नहीं, बार बार पढ़िए, कम से कम अपनी लाइंस, लंबे लंबे डायलॉग को 10 बार वैसे पढ़िए, फिर अपने मन में वही लाइंस को दोहराने की कोशिश करिए। धीरे धीरे आपको लंबे लंबे क्या 5 पन्ने के डायलॉग भी याद होने लगेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको उसके लिए अपने वो लंबे लंबे डायलॉग के रस में डूबना पड़ेगा। और वो आपके लाइनें याद करना आपको तकलीफ लगती है तो 100% वो सब तकलीफ है। और लाइनें याद करना अपना फन बना लीजिए, कि भी लंबी लाइनें हों आपको याद हो जाएंगी। बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न हैं, एक्सप्लेनेशन थैंक यू सो मच। नहीं, लेकिन बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन कभी आमने सामने बैठ के या मंच के माध्यम से कभी, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आता कि इतने प्यारे प्यारे अनुभव हैं। क्योंकि एक्टिंग करने में जो परेशानियां होती हैं उनको अपन जब एक प्रैक्टिकल में जाते हैं और उसमें जो गलतियों से ह्यूमर पैदा होता है, वो कभी जब आमने सामने बैठेंगे, अभी तो बैठे बैठे बात कर रहा हूँ तो अगर ज़रा सा भी हिलूँगा डुलूँगा तो भी आपको नहीं दिखूँगा या आप हमें नहीं दिखेंगे। इसलिए राजपाल की पाठशाला के माध्यम से कोशिश करूँगा कि जो हमने सीखा है, जो भी हमारा अनुभव है, वो एक एक बच्चे से लेके बूढ़े तक पहुँचे। और बहुत अच्छा लगा बात करके, और फिर कभी मौका मिला तो और जैसे रसेस पे अलग अलग बात करेंगे, एक एक रस पे अलग अलग बात करेंगे, अभिनय की एक एक टिप्स पे अलग अलग बात करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि इमिटेशन भी आपके अंदर है, इमेजिनेशन भी आपके अंदर है, कंसंट्रेशन भी आपके अंदर है, और क्रिएटिविटी भी आपके अंदर है। बस आपको थोड़ा सा अपने अंदर मथने की ज़रूरत है, और मथने के लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपको योगा प्राणायाम की ज़रूरत है। योग सबसे बड़ा जोड़ है, जो मेड़ और पेड़ को जोड़ दे उसको योग कहते हैं। आप योग क्योंकि आप जब योगा करते हैं तो आप अपने आप से जुड़ते हैं। आपका मस्तिष्क से लेके आपके अंगूठे तक आपका अपना होता है। आप शालीनता के माध्यम से, सरलता से, याद रखिए, कृतज्ञता याद रखिए, प्रसन्नता याद रखिए, सफलता याद रखिए। सफलता खोजिए मत, ये मान के चलिए कि आप सफल हैं। अगर आप इस संसार में हैं 100% जब आप बोल सकते हैं तो आप सफल हैं। बाकी सब स्टेजेज हैं जो आपके कर्म के अनुसार धीरे धीरे आपको मिलती जाएंगी। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल। और इस कोरोना रूपी तांडव से सब लोग पहले एक बिल्कुल सच्चे सिपाही की तरह इससे फाइट करके सब लोग बाहर आइए। मैं पूरे देशवासियों, पूरे दुनिया को, जिन लोगों ने हमें सुना, जो बुरा लगा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बुरा सब कुछ मेरा है और अच्छा सब कुछ। बुरा जो होगा उसको दोबारा रिपीट करने की कोशिश नहीं करूँगा, अच्छा होगा उसको और थोड़ा मांझने की और आगे बढ़ाने में रस लूँगा।